आज का हमारा टॉपिक होगा प्लूरल इफ्यूज़न, जिसमें फर्स्टली हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन है क्या, प्लूरल इफ्यूज़न होता क्या है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड का इकट्ठा होना इन द प्लूरल स्पेस, जो कि नॉर्मल क्वांटिटी से कहीं ज़्यादा होगा। और ये जो कलेक्शन है फ्लूइड का, ये जो फ्लूइड है ये एक्सुडेट भी हो सकता है और ट्रांसुडेट भी हो सकता है। नाउ अब हम करेंगे कौन सी कंडीशंस में एक्सुडेट फ्लूइड होता है और कौन सी में ट्रांसुडेट फ्लूइड होता है। सो सबसे पहले कंडीशंस ऑफ ट्रांसुडेट फ्लूइड। सो ये हमारा हो सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फिर ये हमारा लीवर सिरहोसिस में या सिरहोसिस ऑफ लीवर में भी हो सकता है, सिरहोसिस ऑफ लीवर। फिर और हाइपोप्रोटीनीमिया के केस में ड्यू टू माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन। सो अब हमारा आता है कि कौन सी कंडीशंस में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्लूइड है वो एक्सुडेट होगा। ठीक है, सो कंडीशंस ऑफ एक्सुडेट नेचर। एक्सुडेट हमारा सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस में आ सकता है, पल्मनरी इन्फेक्शन में भी आ सकता है, पल्मनरी इन्फेक्शन। फिर कोई मैलिग्नेंसी हो गई, और हमारा निमोनिया। तो अब इसको लर्न तो करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम कुछ टेक्निक्स मैं बता देती हूँ जैसे मैंने याद किया है। जैसे सबसे पहले हमारा ट्रांसुडेट नेचर आ गई, तो ट्रांसुडेट नेचर में एक हार्ट का होगा, हार्ट का कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, किडनी का इन्वॉल्व करेगा तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, लीवर को अगर मतलब हम हिपैटोबिलियरी सिस्टम में जाएं तो सिरहोसिस ऑफ लीवर। ठीक है, उसके बाद एक्सुडेट नेचर का, उसमें हम PMT से याद रख सकते हैं। P स्टैंड्स फॉर पल्मनरी इन्फेक्शन और निमोनिया, M से मैलिग्नेंसी एंड T से ट्यूबरक्लोसिस। फिर हमारा आता है, अब हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये है जो हमारी प्लूरल इफ्यूजन होती है, ये यूनिलेटरल भी हो सकती है, मतलब एक लंग में भी हो सकती है या फैल भी सकती है, दोनों लंग्स में भी हो सकती है। सो यूनिलेटरल या बाईलेटरल। सो सबसे पहले हम करते हैं कि यूनिलेटरल केसेस में कौन सी कंडीशंस में हम बोल सकते हैं कि यूनिलेटरल प्लूरल इफ्यूजन होगी। सो कंडीशंस ऑफ यूनिलेटरल, यूनिलेटरल प्लूरल इफ्यूजन, तो वो कौन से केसेस होंगे? सबसे पहला जो केस है वो पैनक्रिएटाइटिस। ठीक है, पैनक्रिएटाइटिस हो गया यूनिलेटरल प्लूरल इफ्यूजन का। फिर सबफ्रेनिक एब्सेस, फिर उसके बाद हमारा आ गया एमिबिक लीवर एब्सेस। ठीक है, उसके बाद वो कंडीशंस जिसमें बाईलेटरल प्लूरल इफ्यूजन होती हैं, ऑफ बाईलेटरल प्लूरल इफ्यूजन।
तो वो कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहले हमारा कार्डियक फेलियर, पल्मोनरी इन्फेक्शन, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब हम इसको कैसे लर्न करेंगे, इसके लिए भी मैंने कुछ अपने तरीके से, अगर आपको कुछ और निमोनिक सूझते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे जो मैंने किया था वो सिंपल सा है, जैसे पास हो गया, फिर इसके लिए CPR किया था, ठीक है। तो ये हमारे निमोनिक्स हो गए। अब ये तो हमने किया इंट्रो में कि प्लूरल इफ्यूजन होता क्या है, फिर कौन सी कंडीशंस में वो ट्रांसयूडेट हो सकता है, कौन सी में वो एक्सयूडेट हो सकता है, ठीक है। फिर हमने क्या कि प्लूरल इफ्यूजन यूनिलेटरल होती है या बाइलेटरल। कंडीशंस जो कि यूनिलेटरल प्लूरल इफ्यूजन के लिए वो हमने किया, देन फिर जो बाइलेटरल के लिए वो किया। अब इस बीच में अपन ने 3 निमोनिक्स कर लिए, PMT फॉर एक्सयूडेट, पास एंड CPR, ठीक है। उसके बाद अब हम इसकी पैथोलॉजी देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो पैथोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, वो क्या होता है कि वो सिक्रीशंस करने लग जाता है, इन प्रोडक्शन फ्लूइड की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन कब होगी, जैसे कोई इन्फेक्शन आ गई या इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, अब ये इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कोई भी अंडरलाइंग कॉज के कारण हो सकती है, इनमें से कोई भी कंडीशन के अंडर ये हो सकती है, ठीक है। लीड्स टू increased production of fluid। तो हमारा फ्लूइड जो है अब वो इन केसेस में ज़्यादा बनने लग गया। अब ये तो बना, चलो ठीक है, बट मेन जो था वो क्या हो गया कि हमारी आगे जो प्लूरा है वो इस फ्लूइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही या कम एब्जॉर्ब कर रही है। सो डिक्रीज्ड absorption by pleura। अब प्लूरा ने एब्जॉर्ब करना कम कर दिया। सबसे पहले क्या हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, अब प्लूरल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। अब इसके कारण क्या होगा, हमारे दो होते हैं प्रेशर्स होते हैं दो, जो फ्लूइड के साथ रिलेटेड होते हैं। या हम सेकेंड ईयर में हमने पैथोलॉजी की थी, उसमें हमने एडिमा के रिलेटेड 2 पढ़े थे। एक तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ठीक है, और एक ऑनकोटिक फोर्स। अब फ्लूइड ज़्यादा है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो था या फोर्सेस हैं वो बढ़ जाएंगी, और ऑनकोटिक प्रेशर बोल सकते हैं या फोर्सेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, हमारी कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसके कारण में लीड टू ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये हमारी पैथोलॉजी थी। सबसे पहले अगर हम एक बार ही रिकैप्चर करें तो सबसे पहले क्या हुआ, इंक्रीज प्रोडक्शन होने लग गई फ्लूइड की, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड। तो इसके कारण क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड के कारण जो हमारी प्लूरा थी उसने ऊपर से एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस जो थी वो बढ़ गई क्योंकि पानी ज़्यादा है, और ऑनकोटिक फोर्सेस कम हो गई क्योंकि कंसंट्रेशन एक हिसाब से कम हो गई और जो फ्लूइड है वो बढ़ गया। कैपिलरी परमेबिलिटी का इंक्रीज़ होके फिर ब्लीडिंग होना शुरू होना। तो ये
सारी थी हमारी पैथोलॉजी ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, अब हम इसके अगर कॉजेज़ की अलग से बात करें, वैसे तो सेम ही कॉजेज़ होते हैं जो हमने ऊपर किए थी कंडीशंस, यही कॉजेज़ होंगे, बट फिर भी हम इसको सेपरेटली देख लेते हैं। कॉजेज़, तो कॉजेज़ में सबसे पहले ये हमारे दो तरह के हो सकते हैं। एक तो दैट इन्वॉल्व्स प्लूरा और एक दैट डू नॉट इन्वॉल्व्स प्लूरा। ठीक है, तो एक जो प्लूरा को इन्वॉल्व कर रहा है और एक जो प्लूरा को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो प्लूरा को इन्वॉल्व कर रहा है, प्लूरा को इन्वॉल्व करने वाला और प्लूरा को इन्वॉल्व ना करने वाला। तो सबसे पहले इसमें हमारा वही आ जाएगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो हमारे ट्रांसड्यूडेट वाले थे। ठीक है, लीवर सिरोसिस, फिर उसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम और हाइपोप्रोटीनीमिया। ड्यू टू माल अब्जॉर्प्शन। ओके, नाउ दैट इन्वॉल्व्स प्लूरा, इसमें बाकी सारे आ जाएंगे जैसे कि पल्मनरी इन्फेक्शन हो गया, पैनक्रियाटाइटिस हो गया, माइकोबैक्टीरियम टीबी, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन हो गया, मैलिग्नेंसी, एमिबिक लीवर एब्सेस, मतलब वो सब कुछ हम इसमें लिख सकते हैं। सबफ्रेनिक एब्सेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, तो ये सभी हो गए। उसके बाद अब हम आते हैं, कॉजेज़ हो गए, फिर हम आते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास जब भी प्लूरल इफ्यूजन का पेशेंट आता है, उसमें कोई हमें वो हमारे पास फिजिशियन के पास या हमारे पास जो मेन कंप्लेंट लेके आता है वो है डिस्निया। ठीक है, यही उसकी चीफ कंप्लेंट होती है। उसके बाद जब भी वो फिजिशियन के पास आएगा, है ना, तो उसकी चीफ कंप्लेंट क्या हो जाएगी? डिस्निया। फिर दूसरी कंडीशंस में उसकी प्लूरेसी डेवलप हो सकती है, मतलब कि फीवर होगा, चेस्ट पेन होगा और प्लूरल रब। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स में अब हम फिज़िकल साइंस देखते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आया, हमने उसकी की इंस्पेक्शन। क्या की? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हमने देखा कि बंदे की जो चेस्ट है वो तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, बाइलेटरली सिमेट्रिकली पड़ी है। बट हमने जो दूसरी चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन थी, वो वाली साइड जहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन थी, उधर चेस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। चेस्ट मूवमेंट्स गेट्स रिस्ट्रिक्टेड ऑन द इन्वॉल्व्ड साइड। ठीक है, तो ये हमने किया इंस्पेक्शन में। अब हम इंस्पेक्शन के बाद क्या करते हैं? पैल्पेशन। पैल्पेशन में भी हमें कुछ अजीब सा देखने को मिला। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब हमने पैल्पेट किया, मतलब थोड़ा सा प्रेस किया, तो पुश के कारण मीडियास्टाइनम जो था वो और ट्रैकिया जो था वो पुश, जिधर पुश किया उसी डायरेक्शन में थोड़ा डेविएट हुए। ठीक है, मीडियास्टाइनम एंड ट्रैकिया
deviates in डायरेक्शन ऑफ पुश। ठीक है, और अब हमारा जो सेकंड वाला है पॉइंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक अनोखा सा वर्ड है, दैट इज़ वोकल फ्रेमाइटस इज डिमिनिश्ड। हाँ, हम थे वोकल फ्रेमाइटस जो है वो डिमिनिश हो जाएगा। अब वोकल फ्रेमाइटस थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ कि वोकल फ्रेमाइटस होता क्या है। वोकल फ्रेमाइटस क्या होता है? बोलने की आवाज़ आना। जैसे हम मान लो कि मोस्टली क्या होता है कि हम अपने मम्मी पापा को जब हग वगैरह करते हैं तो हम देखते हैं उनके पेट पे जब ऐसे, तो उनके चेस्ट से आवाज़ आती है, जैसे वो बोलते हैं वैसे उनके चेस्ट से भी आवाज़ आती है ना, तो उसी को बोलते हैं वोकल फ्रेमाइटस। पर जो प्लूरल इफ्यूजन वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें जो ये वोकल फ्रेमाइटस होगा वो डिमिनिश हो जाएगी, मतलब वो जो चेस्ट से जो आवाज़ आएगी बोलते हुए वो थोड़ी कम होगी। ठीक है, उसके बाद अब हमारा आता है, हमारा पैल्पेशन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे? परक्यूजन। परक्यूजन का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ स्ट्राइक किया, सपोज़ कि कोई नी वाले जैसे होते हैं तो वो हैमर, कभी कभी देखा होगा कि वो हैमर मारते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बहुत कुछ भी ऐसी लाइट सी चीज़ ऐसे थोड़ी सी स्टक करते हैं विद द नी या कोई भी ऐसा पार्ट। ठीक है, तो उसको काइंड ऑफ परक्यूजन बोलते हैं। तो वो जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं परक्यूजन नोट। तो इसमें क्या होगा? डल परक्यूजन नोट, डल परक्यूजन नोट। उसके बाद परक्यूजन कर लिया, अब हमारी टर्न आती है ऑस्कल्टेशन पे। ऑस्कल्टेशन है ना जो, इसमें ये मोस्टली हर एक कोई भी हम कर रहे हैं रेस्पिरेटरी का कोई भी डिज़ीज़ हमने किया उसमें जो ऑस्कल्टेशन है वो सेम ही होता है। सबसे पहला जो होता है वो है इंस्पिरेटरी क्रेपिटेशंस। इंस्पिरेटरी क्रेपिटेशंस या रेल्स हमें सुनती हैं। उसके बाद हम ले सकते हैं कि एम्फोरिक ब्रीदिंग होती है। एम्फोरिक ब्रीदिंग का मतलब खाली बॉटल में कभी फूंक मारी होगी तो वो जो आवाज़ होती है वैसी आने लग जाती है, एम्फोरिक ब्रीदिंग। और थर्ड हमारा हो गया प्लूरल रब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लिनिकल फीचर्स। अब हम मूव ऑन करते हैं टू इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली होगी हमारी एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या होता है, क्या दिखता है हमें? ऑब्लिट्रेशन ऑफ, ऑब्लिट्रेशन मतलब कम होना, ऑफ कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल अब क्या होता है? जो रिब केज और डायफ्राम के बीच वाला एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। एंगल प्रेजेंट बिटवीन द डायफ्राम एंड द रिब केज, सो वो थोड़ा कम हो जाएगा। किसमें? प्लूरल इफ्यूजन में। और हमें कुछ ओपेसिटीज़ दिखेंगी। ओपेसिटीज़ के साथ क्या होगा? विद कॉन्केविटी। ओपेसिटी तो दिखेगी बट उसकी ऊपर वाली साइड पे क्या होगा? कॉन्केविटी होगी। ठीक है, इन अपर लोब्स। उसके बाद अब वो बोल रहे हैं कि कभी कभार हमें क्या दिख सकता है? जो हमारी चेस्ट एक्सरे में हमें टोटल 3 चीज़ें दिखती हैं। एक तो है कि ऑब्लिट्रेशन दिखा, फिर आया ओपेसिटीज़ विद कॉन्केविटी इन अपर लोब। ठीक है, अब जो ये है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम फैंटम ट्यूमर। तो ये क्या होता है कि हमारे जो फिशर्स होते हैं ना, जो लोब्स में जो
इंट्रालोबुलर फिशर्स जो होते हैं, तो कभी कभी डेंस ओपेसिटीज़ हमें वहाँ पे भी देखने को मिलती हैं, तो वो रिजेंबल करती हैं एक लोबर ट्यूमर की तरह। तो उसी को हम फैंटम ट्यूमर, उस कंडीशन को जो हमें एक्सरे पे दिखता है उसको हम फैंटम ट्यूमर भी बोल देते हैं। सो क्या हो जाएगा, ओपेसिटीज़ सीन ऑन इंटरलोबर फिशर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चेस्ट एक्सरे। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन थी चेस्ट एक्सरे। अब हम और क्या करेंगे, एस्पिरेशन करवा सकते हैं, एस्पिरेशन करवाएंगे ताकि हम उसको कल्चर वगैरह के लिए भेज सकते हैं, या डायग्नोस करवा सकते हैं सेंसिटिविटीज़। तो ये हमारा हो गया एस्पिरेशन में। थर्ड, हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है कि हमें एग्जैक्ट प्लूरल इफ्यूजन की एग्जैक्ट साइट पता चल जाती है। ठीक है, एग्जैक्ट साइट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, एस्पिरेशन करवाया, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई, चेस्ट एक्सरेज करवाए। फोर्थ, हम स्प्यूटम एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। अगर टीबी वगैरह है, ब्लड एग्जामिनेशन तो करेंगे ही। ब्लड एग्जामिनेशन में क्या होगा, हमें एक तो हो सकता है कि अनीमिया दिखने को मिले, क्योंकि पैथोलॉजी में हमने पढ़ा कि ब्लीडिंग होती है, तो ये नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होगा। और इन केस अगर ट्यूबरक्लोसिस ही मेन वो रीज़न हो फॉर प्लूरल इफ्यूजन, तो उसमें हमें मोनोसाइटोसिस देखने को मिलती है। इसको मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस भी बोलते हैं। या जो ESR है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा, 3 डिजिट्स तक बढ़ जाता है ये, तो ये हमें TB के केस में देखने को मिलता है। कुछ और भी सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, अदर सेरोलॉजिकल टेस्ट, PCR वगैरह हो गया ये सब। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इन्वेस्टिगेशंस में। फाइनली अब हम करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले तो यही होगा कि हम क्या करवाएंगे, एस्पिरेशन करवाएंगे। अब एस्पिरेशन करवाने के लिए एक चीज़ दिमाग में रखनी ज़रूरी है, वो है कि जब भी हम एस्पिरेशन करते हैं 50 ml से ज़्यादा फ्लूइड बाहर नहीं निकालना, 50 ml से ज़्यादा फ्लूइड बाहर नहीं निकालना। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो हमने एकदम से फ्लूइड निकाला और तभी क्या होता है, फ्लूइड फिर से बनना शुरू हो जाएगा, तो वो एकदम से अगर ज़्यादा निकालेंगे तो वो एकदम से ज़्यादा बनेगा, जिसके कारण एडिमा भी हो सकता है। इन केस अगर फ्लूइड हम एस्पिरेट करेंगे मोर देन 50 ml। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसके कुछ रीज़न्स करेंगे कि हम एस्पिरेशन करते क्यों। एक तो डायग्नोसिस अच्छा है, मतलब अच्छा है कि नहीं है कंफर्म करना है डायग्नोसिस, एक तो इसलिए। दूसरा, वो जो भी पेशेंट है प्लूरल इफ्यूजन का, उसका फीवर जो है वो सबसाइड नहीं कर रहा, इसीलिए करेंगे। ठीक है, और एक तो इसलिए, और एक होता है कि हम रिलीव करना चाहते हैं, रिलीव द पेशेंट फ्रॉम डिस्निया। तो ये हमारे कुछ रीजंस हो जाते हैं। ठीक है, एस्पिरेशन करने के। अब हमने एस्पिरेशन तो कर दिया, सपोज़ अगर मैलिग्नेंसी है, अगर
मैलिग्नेंसी का केस है, मैलिग्नेंसी कॉज है, तो उसमें ट्रीटमेंट क्या है कि रिपीटेड एस्पिरेशंस करो। क्या करो? रिपीटेड एस्पिरेशंस, रेपिटेटिवली, ठीक है। और अगर मान लो इससे कुछ भी नहीं हो रहा तो हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं प्लूरोडिसिस। प्लूरोडिसिस में क्या होता है, हम प्लूरल स्पेस में इंजेक्शन लगाते हैं मस्टिन हाइड्रोक्लोराइड का या टेट्रासाइक्लिन्स का, ठीक है, या तो मस्टिन हाइड्रोक्लोराइड का या टेट्रासाइक्लिन्स का। तो इसके कारण क्या होगा, प्लूरल जो स्पेस है, क्योंकि नाम क्या है डिसीज, तो प्लूरल स्पेस जो है वो एडिशंस डेवलप करना शुरू कर देगी। एडिशंस डेवलप्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ प्लूरा। ठीक है, तो अगर हमारा कॉज जो है, अगर वो एमीबिक लीवर एब्सेस है तो उस केस में हम एंटीबायोटिक्स ही देंगे, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्लोरोक्यूनैन, और इसके साथ साथ एस्पिरेशन तो चलता ही चलता है ना। तो ये हम लर्न करेंगे विद द निमोनिक MAC। बस तो यही था। अगर हमारा ट्यूबरक्लोसिस है मेन रीज़न, तो उस केस में हम एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी वो हम कर लेंगे ट्यूबरक्लोसिस में भी कवर, ठीक है। तो एक बारी मैं बता दूं आपको, कुछ हमने निमोनिक्स किए अभी इसको लेके। तो निमोनिक्स में सबसे पहला जो हमने किया वो था एक्सुडेट्स का, कि कौन सी कंडीशन में एक्सुडेट्स बन सकते हैं, कलेक्शन हो सकती है एक्सुडेट की प्लूरल स्पेस में। तो उस केस में हमने निमोनिक किया PMT। P स्टैंड्स फॉर पल्मनरी इन्फेक्शन, M फॉर मैलिग्नेंसी, T फॉर ट्यूबरक्लोसिस। सेकेंड हमने किया कि यूनिलेटरल कंडीशंस में, यूनिलेटरल प्लूरल इफ्यूजन में कौन सी कंडीशंस एसोसिएटेड होती हैं, तो इसके लिए हमने किया पास। थर्ड है बाईलेटरल में, बाईलेटरल सिचुएशंस में हमने किया CPR। और फोर्थ में हमने किया कि एमीबिक लीवर एब्सेस जो है उस केस में ट्रीटमेंट हमारा जाएगा मेट्रोनिडाजोल, एस्पिरेशन एंड क्लोरोक्यूनन। सो ये सब हमारे थे प्लूरल इफ्यूजन का टॉपिक। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। प्लूरल इफ्यूजन में सबसे पहले डेफिनेशन किया। डेफिनेशन में फ्लूइड का कलेक्ट होना प्लूरल स्पेस में, कंडीशंस जिसमें ट्रांसुडेट होंगी वो हमने अलग से की, जिसमें एक्सुडेट्स होंगी वो हमने अलग से की। और इसमें ना निमोनिया याद भूलने वाली चीज़ है, तो ये थोड़ा कर लेना। प्लूरल इफ्यूजन में यूनिलेटरल और बाईलेटरल किया। यूनिलेटरल में हमने पास से याद रखा पल्मनरी पैनक्रियाटाइटिस, एमीबिक लीवर एब्सेस एंड सबफ्रेनिक एब्सेस। बाईलेटरल में कार्डियक फेलियर किया। P से हमने पल्मनरी इन्फेक्शन किया और R से रूमेटॉइड अर्थराइटिस। पैथोलॉजी में हमने किया कि सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ जाएगी फ्लूइड की, एब्जॉर्प्शन जो है प्लूरल से वो कम हो जाएगी, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी, ऑन्कोटिक फोर्सेस कम हो जाएंगी,
कैपिलरी परमेबिलिटी का इंक्रीज़ हो जाएगा एंड फाइनली लीड्स टू ब्लीडिंग। उसके बाद कॉजेज़ हमने किया कि जो एक तो प्लूरा को इन्वॉल्व कर रहा है जिसमें हमारे ऑलमोस्ट सारे आ गए, और एक जो प्लूरा को इन्वॉल्व नहीं कर रहा जिसमें हमारे जो ट्रांसड्यूडेट्स वाले थे वही सभी रीजंस आ गए, कॉजेज़ आ गए। फिर क्लिनिकल फीचर्स किए कि जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा वो सबसे पहले डिस्निया से सफ़र कर रहा होगा, उसके बाद प्लूरेसी कंडीशन होगी जिसमें उसको फीवर हो सकता है, चेस्ट पेन या प्लूरल रब। इंस्पेक्शन में हमने सबसे पहले हम अब इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मतलब फिज़िकल साइंस कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें फ़िज़िकल साइंस में सबसे पहले इंस्पेक्शन किया तो चेस्ट बायलेटरली सिमेट्रिकल थी और चेस्ट मूवमेंट जो थी वो रिस्ट्रिक्ट होगी जहाँ पे प्लूरल एफ्यूजन हो रही है। पैल्पेशन किया, मीडियास्टाइनम और ट्रैकिया जो है वो शिफ्ट हो गए उस डायरेक्शन में जहाँ पे हमने पैल्पेट किया, यहाँ पैल्पेट। फिर उसके बाद वोकल फ्रेमाइटिस, ये मैंने बता दिया था कि ये होता क्या है। वोकल फ्रेमाइटिस क्या होता है कि जो भी हम वो जो साउंड्स जो हमें चेस्ट से सुनती हैं, है ना, ब्रोंकोपल्मनरी ट्री भी बोलते हैं, जैसे हम अपने मम्मी पापा के वो छाती पे ऐसे सर रखते हैं तो क्या होता है कि सर से तो हम सुनते हैं कि जो भी वो बोल रहे होते हैं वो उनकी चेस्ट से भी आवाज़ आ रही होती है वैसी, तो उसको वोकल फ्रेमाइटिस बोलते हैं। परक्यूजन, डल परक्यूजन नोट होता है। ऑस्कल्टेशन अपने को 3 दिखा, इंस्पिरेटरी क्रैपिटेशन, एम्फोरिक ब्रीदिंग एंड प्लूरल रब। फिर आया इन्वेस्टिगेशन जिसमें हमने चेस्ट एक्सरे किया। इसमें हमें फैंटम, ये वाला हमें इम्पॉर्टेंट है और ये याद रखना है। उसके बाद एस्पिरेशन किया, पहले चेस्ट एक्सरे किया, फिर उसके बाद हमने एस्पिरेशन की, फिर अल्ट्रासोनोग्राफी की, ठीक है, स्प्यूटम एग्जामिनेशन। देखो अब जो एस्पिरेशन है उसमें ट्रांसड्यूडेट भी हो सकता है या एक्सड्यूडेट भी हो सकता है, तो ये एस्पिरेशन करके हमें पता चलेगा कि वो ट्रांसड्यूडेट था या एक्सड्यूडेट। अगर ट्रांसड्यूडेट होगा तो भी हम रूल आउट कर पाएंगे कि कौन सी कंडीशंस इस पेशेंट को हो सकती हैं। फिर ब्लड एग्जामिनेशन किया क्योंकि हमें था कि टीबी वगैरह के कारण तो नहीं कहीं प्लूरल एफ्यूजन होगा, ठीक है, तो टीबी जहाँ पे भी आएगा जिसका भी कॉज आएगा तो उसमें ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा। अदर सेरोलॉजिकल टेस्ट किए। फिर आता है हमारे मैनेजमेंट में सबसे पहले एस्पिरेशन किया। एस्पिरेशन में हमने ये ध्यान में रखना है कि 50 ml फ्लूइड से ज़्यादा, नॉट मोर देन इट, 50 ml फ्लूइड से ज़्यादा नहीं ले सकते। अब हम ये कर क्यों रहे थे, इंडिकेशंस क्या हैं, एक तो डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, एक फ़ीवर को कंट्रोल में करने के लिए और पेशेंट को डिस्निया से रिलीव करने के लिए। मैलिग्नेंसी के केस में हम एस्पिरेशन करवाते हैं या हम प्लूरो एडहेसिव्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो जिसमें हम मस्टिन हाइड्रोक्लोराइड या टेट्रासाइक्लिन्स का इंजेक्शन लगाते हैं। अडेजन्स जो थी वो डेवलप हो जाएंगी बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्लूरा। तो एमिबिक लीवर एब्सेस के अगर होगा तो हमने अपना निमोनिक याद रखना है, मेट्रोनिडाजोल, एस्पिरेशन तो चल ही रही है, और क्लोरोक्विनाइन। ट्यूबरक्लोसिस में हम एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देंगे। तो ये हमारा सारा प्लूरा एफ्यूजन टॉपिक था। अगर आपको इसके सेपरेट नोट्स भी चाहिए होंगे इसी टॉपिक के या इसी PDF पे, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका लिंक आपको भेज दूँगी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।